नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे मॉडल टेस्ट की सीरीज चल रही थी। एक मॉडल टेस्ट हमने कर लिया था, आज दूसरा मॉडल टेस्ट हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और मॉडल टेस्ट सोल्व नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे लोगों से पिछड़ जाएंगे। अगर आप तैयारी बहुत ही सिंसियर तरीके से कर रहे हैं तो आप रोज़ एक मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, चाहे आपको कहीं से भी दे। फिर भी हमारे वीआरबी एजुकेशन के ऐप पे भी मॉडल टेस्ट दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप मॉडल टेस्ट दे सकते हैं। फिर भी आपको रोज़ एक मॉडल टेस्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा मॉडल टेस्ट देखते हैं, जिसका आपके 15 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 15 साइंस के, 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के। तो सबसे पहला सेक्शन जीके के 15 क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? आपकी सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? नेशनल बॉटेनिकल गार्डन आपका लखनऊ में स्थित है। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है, ठीक है। ये मणिपुर तो स्टेट ही है, राजधानी नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम आपका दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आपका दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। इन्हीं को ही भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता आपके भीमराव अंबेडकर हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके? ये आपके संविधान के निर्माता हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। दोनों का ही अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइना नेहवाल किससे संबंधित है, तो वो बैडमिंटन से आएगा, और अगर सानिया मिर्जा पूछा जाए तो सानिया मिर्जा आपकी टेनिस से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज साइंस डे इज सेलिब्रेटेड? विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, साइंस डे, विज्ञान दिवस। और महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू खेल आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी सीमा आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि कितनी है? 4096 किलोमीटर। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, नई ऑप्शन में, कितना? 79 किलोमीटर ओनली, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा व सबसे कम का ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? वेयर इज द सिलिकॉन वैली सिचुएटेड? तो ये कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली अमेरिका में है। और भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। तो अगर भारत की सिलिकॉन वैली पूछा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा? अपना बेंगलुरु हो जाएगा। जबकि सिलिकॉन वैली और देश दे रखे हैं तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अमेरिका, सिलिकॉन वैली के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA आपका कहाँ है? देहरादून में स्थित है। तो देहरादून आपका डी ऑप्शन है, देहरादून। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ है? देहरादून में है, तो डी ऑप्शन, देहरादून, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा
एक पूछता है ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ओटीए कहाँ स्थित है, ओटीए आपका चेन्नई में स्थित है। तीसरा नेशनल डिफेंस अकेडमी जो कहाँ स्थित है, खड़गवासला पुणे में स्थित है। तीनों ही ओटीए पूछेगा, आईएमए पूछेगा और एनडीए पूछेगा। एनडीए आपका खड़गवासला पुणे में है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ओटीए चेन्नई में है और इंडियन मिलिट्री अकेडमी आईएमए कहाँ है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, महाद्वीपों की संख्या कितनी है। महाद्वीप आपके कितने हैं, कॉन्टिनेंट्स आपके कितने हैं, 5 है। जिसमें ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप आ जाएगा, लार्जेस्ट महाद्वीप हो जाएगा आपका एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दोनों तीनों ही क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 5 है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल होता है। 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का अंतराल होता है, 6 महीने का अंतराल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 6 माह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर। सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, नील नदी है। और जल भराव की दृष्टि से पूछा जाए तो अमेजन आएगा। वैसे लेंथ के हिसाब से सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी, नील नदी है सबसे लंबी नदी। केवल यही बात अगर पूछे तो आप ऑप्शन क्या, नील को टिक करोगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। एट विच पैलेस इन महाराष्ट्र इज द सेंटर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 15 ही है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये सेक्शन 2 आ गया, किसका, साइंस का। साइंस में दिया है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो दोबारा से एनर्जी तैयार होती रहे वो कौन सा सोर्स है आपका, डायनेमो नहीं, इसमें आपका विद्युत सेल नहीं, विद्युत मोटर नहीं, मानव शरीर। मानव शरीर को विद्युत का रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसको मानव शरीर इसका करेक्ट आंसर माना गया है एग्जाम्स में। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव शरीर। क्वेश्चन नंबर 17, पानी की बूंद का गोल होने का कारण क्या है। पानी की बूंद गोल हो जाती है, ऊपर से गिरती है, लेकिन जब पृथ्वी पर पड़ती है, अर्थ पर गिरती है तो उस समय वो गोल होती है। तो गोल होने का उसका कारण होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। तो पृष्ठीय तनाव आपका बी ऑप्शन में है, सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव, ये पानी की बूंद का गोल होने का कारण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत का अर्धचालक है। अर्धचालक मीन्स सेमीकंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अर्धचालक कौन सा है आपका, सल्फर भी नहीं है, ग्रेफाइट तो चालक है, कल ही क्वेश्चन में पढ़ाया था मॉडल टेस्ट 1 में। तो अर्धचालक होता है आपका सिलिकॉन। और अर्धचालक की एक खासियत होती है, अर्धचालक को जब गर्म किया जाता है तो ये चालकता का गुण इसमें बढ़ जाता है या इसकी चालकता बढ़ जाती है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो चालकता घट जाएगी, बढ़ जाएगी, वही रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो अर्धचालक को जब भी गर्म किया जाता है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। दूसरा अर्धचालक पूछा था इस क्वेश्चन में, तो सिलिकॉन अर्धचालक है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति 746 वोल्ट्स के बराबर होता है। तो 746 कई बार आता है एग्जाम में आपके क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 746 वोट। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी है, यकृत, लीवर। अगर आप क्लास देख रहे हैं प्रमोद सर की तो उन्होंने बहुत डिटेल से सभी ग्रंथियों के बारे में बताया है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया है, सभी ग्रंथियों के बारे में बताया है। तो आप इनको अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो साइंस की क्लासें आप प्रमोद सर की जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जीके की क्लास आप लोकेश सर की जाके देख सकते हैं, मैथ की मेरी आप क्लास जाके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बैटरी में कौन सी ऊर्जा भंडारण किया जाता है। बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है, व्हाट एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए बैटरी। बैटरी के अंदर कौन सी होती है,
केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा होती है बैटरी के अंदर, क्योंकि रसायनों से ऊर्जा तैयार रहती है या चार्ज होती है। ठीक है, उसके अंदर रसायन होता है, और कौन सा रसायन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये कौन सा रासायनिक ऊर्जा होती है बैटरी के अंदर? तो अपना आंसर ए रासायनिक ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विच इज द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है या बिजली का प्रवाह नहीं होता है, ऐसा कौन सा है इनमें से? ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर पाया जाता है, विद्युत का चालक होता है। एल्युमिनियम विद्युत का चालक होता है, ये तो तारों में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लो के लिए। तीसरा हीरा, हीरे में बिजली का प्रवाह नहीं होता है, हीरे में करंट नहीं लगता है, तो विद्युत का कुचालक अपना आंसर हो गया हीरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे हल्की धातु का नाम बताओ। नेम ऑफ द लाइटेस्ट मेटल। सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम है। किसी पेपर में ये पूछ लेगा सबसे भारी धातु का नाम बताओ, तो सबसे भारी धातु आपकी हो जाएगी ओस्मियम। सबसे हल्की लिथियम, सबसे भारी ओस्मियम, दोनों को ही याद रखना आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अपने शरीर के अंदर, पेट के अंदर भोजन को पचाने में काम आता है, वो HCl होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कंकाल की आयु पता किस विधि के द्वारा लगाया जाता है? कोई भी कंकाल अवशेष मिलते हैं तो पता लगाए कि ये कब का है, कितने वर्ष पुराना है, तो ये किस विधि के द्वारा इसका पता लगाया जाता है? इसका पता कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26, पानी का रासायनिक सूत्र है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर को क्या बोलते हैं अपन? H2O। H के 2 और O का 1 ऑक्सीजन का, तो H2O। और खाने का नमक, ये HCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये खाने के नमक का केमिकल फॉर्मूला है। D2O ये भारे पानी का केमिकल फॉर्मूला है। CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। सभी का ही पूछ लिया। अगर रतौंधी पूछे तो विटामिन ए की कमी से, और विटामिन बेरी बेरी तो किसकी कमी से? बी की कमी से, स्कर्वी सी की कमी से, और रिकेटस किसकी कमी से? डी, जिसमें हड्डियां कमजोर होती हैं, आदमी झुक जाता है, उसको रिकेटस रोग कहते हैं, और वो किसकी? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आयोडीन यानी कि नमक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपके? तो ये गोइटर रोग होता है आयोडीन की कमी से, यानी कि जिसको बोलते हैं गलगंड। ये गले के अंदर सूजन आ जाता है गलगंड रोग में, तो वो गोइटर बोलते हैं। तो ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है ये रोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, यानी कि मानव शरीर में पानी की मात्रा 60 से 70% होती है, लेकिन इसके बीच के ऑप्शन को अपन बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। तो इसका अपना आंसर क्या देंगे? इन ऑप्शनों के हिसाब से 65%। लेकिन जब ऑप्शन में 60 भी हो, 65 भी हो, 70 भी हो, तब भी आप 65% दोगे। लेकिन जब आपके ऑप्शन में हो 55, 64, 82, तो आप 64%, यानी कि आप 65% के नज़दीक वाला ऑप्शन हमेशा चूज करेंगे, क्योंकि ये जब भी अपन क्वेश्चन देखते हैं तो इनमें ऑप्शन अलग अलग रहते हैं। तो लगभग मानव शरीर में पानी की मात्रा 60 से लेकर 70% होती है, तो अपन अपना आंसर इसी हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो अपना आंसर फ्लेमिंग इसमें करेक्ट हो जाएगा। लॉरेंस नहीं, रोनाल्ड नहीं, फ्लेमिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हो गए।
अगला सेक्शन आपका आ गया मैथ का, सेक्शन 3। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 200 रुपये की खरीदी और 1500 रुपये की बेच दी। 200 नहीं है, ये कितना है, 2000 है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 2000 की खरीदी और 1500 रुपये की बेच दी, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 200 रुपये की खरीद के 1500 में बेच दी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 2000, सेलिंग प्राइस एसपी कितना हो गया 1500 रुपये। यहाँ लॉस कितने का हो गया आपका 500 रुपये का। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 500 बटे में 2000 गुणा में 100। लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो नीचे अपन क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 2000, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 1500 रुपये, लॉस 500 रुपये का। तो लॉस 500 इस 2000 का कितना प्रतिशत है, गुणा में 100। 20 से 20 काटे, 500 में 20 का भाग देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 25% की हानि पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर। एक त्रिभुज ABC में कोण A 30 डिग्री, B 90 डिग्री, तो C कोई भी त्रिभुज त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। A कितना दे दिया 30 डिग्री, B 90 डिग्री, ये B कितना हो गया 90 डिग्री, और ये C कितना आएगा, ये अपन इसको X मान लेते हैं। तो इन सभी का योग कितना हो जाता है आपका 180 डिग्री होता है इन सब का योग। तो x प्लस में 120 डिग्री बराबर में 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस का 120 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एक बात और याद रखना, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। ये बार बार पूछा जाता है, त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर कम होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपका, घनाभ का आयतन। घनाभ क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा है। घनाभ का आयतन मैंने तुम्हें बताया था किस तरह का होता है। घनाभ जिसका बेस एक रेक्टेंगल होता है, एक आयत होता है, जिसकी लंबाई कुछ होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। तो एक तो होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 × LB प्लस में BH प्लस का HL। एक होता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हो जाएगा 2 × L प्लस B × H। एक हो जाएगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा L × B × H, ये हो जाएगा। तीसरा इसके अंदर रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, ये सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ये पूछे तो इसका D की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी √L² प्लस का B² प्लस का H²। ये इसके 4 फॉर्मूले बनते हैं। अपने से पूछा है आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L × B × H, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। एक ट्रक में 300 अंडे हैं, इसमें से 20% खराब हो गए, तो इसमें कितने अंडे अच्छी स्थिति में हैं। टोटल तो कितने हैं 300, खराब कितने हो गए 20%, तो 20% खराब हो गए। तो या और तो सही कितने हैं 80%। तो आप यार तो डायरेक्ट ही क्या करोगे 300 का 80% निकाल लोगे, और 300 का 80% 8 दिया 24 कितना हो गया 240। नहीं तो आप ये भी कर सकते थे, इस 300 टोटल था, इसमें से 20% खराब हो गए। खराब कितने हो गए 20%, तो 20% कितना हुआ 300 गुणा में 20 बटे में 100, 3 दूनी 6, कितने 60 खराब हो गए। 300 में से अगर 60 खराब हो गए तो सही कितने बचे 240। आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 1200 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज 228 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर रेट निकालना है, तो ब्याज की दर बराबर होता है 100 गुणा में ब्याज सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू टाइम,
यानी कि मूलधन गुणा में समय, 100 गुणा ब्याज बटे में मूलधन गुणा में समय, ये रेट का फॉर्मूला होता है। तो 100 गुणा में ब्याज कितना है आपका 228, प्रिंसिपल कितना है 1200 और टाइम है आपका 2 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 से काटा, 12 कम 12, 10, 12 9 108, 19/2 यानी कि 9.5%। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 9.5% है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, 4 व 8 का थर्ड रेशियो बताया है। 4 व 8 का, तो 4:8 समानुपात 8 अनुपात में x, इस तरह से लिखते हैं इसको, यानी कि 4x बराबर इन दोनों का गुणा 64 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर होता है 64/4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ये आपका तृतीयानुपाती होता है। तृतीयानुपाती में दो संख्याएं देगा a और b, तो इनको अपन इस तरह से लिखते हैं p अनुपात में x, यानी कि ax बराबर में b स्क्वायर। तो x की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर अपॉन में a, यानी कि दूसरी संख्या का स्क्वायर के बटे में a। दूसरी संख्या कितनी है 8 का स्क्वायर 64 बटे में a कितना है 4। आंसर कितना आ रहा है अपना 16। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक सम अष्टभुज की दो भुजाओं के बीच का कोण, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू साइड ऑफ ए रोम्बस। ये गलत हो गया, सम अष्टभुज ऑक्टागोनल है ये, ठीक है, इंग्लिश इसका गलत है। सम अष्टभुज ऑक्टागोनल, जिसकी 8 भुजाएं हों, समान 8 भुजाएं हों, उसके दो भुजाओं के बीच का कोण क्या होता है n-2 इंटू 180 अपॉन में n। n-2 इंटू 180 अपॉन में n। n क्या, नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या। तो n बराबर क्या है 8 अष्टभुज में, तो 8 - 2 गुणा में 180 बटे में 8, यानी कि 6 गुणा में 180 बटे में 8। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2 से काटा तो 3, 45 दिया 135 डिग्री। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 135 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमित ने एक घड़ी 5% की हानि पर 190 रुपए में बेची। 5% की हानि का मतलब 100 की चीज कितने में बेच दी 95 में। 100 अगर उसका क्रय मूल्य है तो 95 में उसका विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि 5 से काटा 20 उसका क्रय मूल्य है तो 19 उसका विक्रय मूल्य हो गया। 20x उसका क्रय मूल्य है तो 19x उसका विक्रय मूल्य हो गया। 19x की वैल्यू कितनी दी है आपको 190। x की वैल्यू होगी 190 बटे में 19 कितना 10। तो क्रय मूल्य 20x, तो कितना हो जाएगा 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा 200। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, क्रय मूल्य दे रखा है 200, 5% की हानि तो 200 का 5% 10, 10 की हानि तो 190, इसका मतलब 200 अपना आंसर करेक्ट है। इसके अलावा और किसी में ये करेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। 39 पे, ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और बी 30 मिनट में। पाइप ए 20 मिनट में भर सकता है और पाइप बी कितने मिनट में भर सकता है 30 मिनट में भर सकता है। टोटल कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम मानते हैं कितना 60। तो ए की कार्यक्षमता 3 और बी की कार्यक्षमता कितनी 2, यानी कि 60 यूनिट की अगर टंकी है, ए 20 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में 3 भर रहा होगा। उसी तरह बी 30 मिनट में भर रहा है 60 यूनिट की टंकी को, तो हर मिनट में 2 भर रहा होगा। 2 कहाँ से आया 60 भाग में 30, 3 कहाँ से आया 60 भाग में 20। 1 मिनट का इनकी कार्यक्षमता आ गई, यानी कि 1 मिनट में दोनों मिलके 3 और 2 5 भर रहे हैं। तो इस पूरी टंकी को मिलके ए और बी कितनी देर में भर देंगे 60 बटे में 3 और 2 5, कितनी मिनट में 12 मिनट में। तो आपका आंसर 12 मिनट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 144 व एचसीएफ 12, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पिछली बार भी अग्निवीर के पेपर में ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे। होता क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुणा में दूसरी संख्या, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। एक संख्या 48 है, एलसीएम कितना 144 गुणा में एचसीएफ 12 बराबर एक संख्या 48, दूसरी संख्या निकालनी है x मान लेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 144 गुणा में 12
48 क्या आ जाता है बटे में, तो 48, 12 चौक 48, 4 तिया 12, 4 6 का 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आपकी। तो ऑप्शन नंबर सी 36 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसमें 3 चीज़ देगा, चौथी चीज़ बतानी। यहाँ एलसीएम पूछ देता तो एचसीएफ इसके नीचे चला जाता, और एचसीएफ पूछ देता तो एलसीएम इसके नीचे चला जाता। एक संख्या देख के दूसरी संख्या पूछिए तो जो दे रखी है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के नीचे आ जाती है। यही मैंने किया, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के नीचे वो संख्या लिख दी और काट दिया, तो अपना उत्तर कितना आ गया 36। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 22 है तथा अंतर 8 है, तो छोटी संख्या। मैंने कल के पेपर में बताया था दो संख्याओं का योग कितना 22 और अंतर कितना है 8। इसको या तो जोड़ो या घटाओ। मैं जोड़ देता हूं तो प्लस का y माइनस का y हट गया, इधर से 2x बराबर कितना आ गया 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 बटे में 2 कितनी आ गई 15x, यानी कि एक संख्या 15 आ गई। तो दूसरी संख्या किसी में भी x की वैल्यू रख देंगे किसी भी समीकरण में, यानी कि 15 प्लस में y बराबर में 22, तो y बराबर क्या हो जाएगा 22, 15 उधर जाएगा तो माइनस का, तो कितना आ गया 7। एक संख्या 7 और एक संख्या कितनी है 15। बड़ी संख्या पूछे तो 15, छोटी संख्या पूछे तो 7। क्या पूछिए छोटी संख्या, तो कितनी आ जाएगी 7। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि इन संख्याओं का योग 84 है तो अंतर ज्ञात करो। दो संख्याओं का अनुपात 5:7, यानी कि ये संख्या 5x है तो ये कितना है 7x। अब देखेंगे दे क्या रखा है, दोनों संख्याओं का योग, और दोनों संख्याओं का योग कितना होता है 7 और 5, 12x की वैल्यू दे रखी है कितनी 84, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 84 बटे में 12, 12 7 84, x की वैल्यू 7 आ गई। तो पूछा इनका अंतर, अंतर देख लो, अंतर कितना आ रहा है 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणा में 7, 7 दूनी 14। अगर पूछे छोटी संख्या 5x तो 5 गुणा में 7, 7 पंजू 35। अगर पूछे बड़ी संख्या 7x, 7 गुणा में 5, 7 पंजू 35, ठीक है 5 7 35, ठीक है। यहाँ 7 7 49, बड़ी संख्या पूछे 7x, 7 गुणा में 7, 7 7 49, ठीक है। अंतर पूछे तो 2x, 2 गुणा में 7, 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। 20, 15, 13 और x संख्याओं का औसत 22 है तो x की वैल्यू। औसत क्या होता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑल टर्म्स बटे में नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी संख्याएं 4 संख्याएं हैं बटे में 4, और औसत यहाँ पे दे दिया। एक संख्या नहीं दी हमने, x दी है उसकी जगह। अगर ये भी दे देता तो औसत वो पूछता तो हम निकाल लेते। यहाँ कितना 20, 15, 35, 10, 45, 3, 48 प्लस में x बटे में 4 बराबर में 22, तो 48 प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 88, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88 माइनस का 48 कितनी हो जाएगी 40। तो आपका ऑप्शन 40 जिसमें है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑल टर्म्स बटे में नंबर ऑफ टर्म्स, और ये औसत होता है और वो दे रखा है 22। इसको 4 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 48 प्लस का x ही निकालना है, 48 को उधर भेज देंगे, 48 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। 72 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो कि मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। कल मैंने बहुभुज के सारे फॉर्मूले बताए थे। बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 × 180। बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण n-2 × 180 अपॉन में n। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटे में n। यही पूछा है, पर बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री। बहुभुज के विकर्णों की संख्या n × n-3/2, ठीक है, तो 360 डिग्री हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 46। ABC
डी छोड़ दिया, EFGH छोड़ दिया, IJKL छोड़ दिया, MNOP छोड़ देंगे, QRS ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। 1, 7, 13, 19, 25, 31, 1, 7 के बीच में 6 का अंतर, 6, 13 के बीच में 6 का अंतर, 13, 19 के बीच में 6 का अंतर, फिर 6 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया और फिर 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 37। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48, 15 जनवरी 2005 को बुधवार है, तो 15 जनवरी 2006 को क्या होगा? भाई 15 जनवरी, 1 जनवरी को जो वार है, 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो उसी साल के 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। अगर लीप वर्ष है, ये क्या है? नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर में, ठीक है। अगर लीप वर्ष है, लीप ईयर है, तो 1 जनवरी को जो वार है, 1 जनवरी को जो वार है सोमवार है, तो 31 दिसंबर को उसी साल क्या होगा? मंगलवार, एक दिन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 1 जनवरी को सोमवार है, तो अगले उस साल 31 दिसंबर को वही सोमवार, तो अगला 1 जनवरी को क्या हो जाएगा? एक दिन ज़्यादा, ठीक है। तो क्यों? सेम डे अगले वर्ष एक दिन ज़्यादा, क्योंकि वही दिन 31 दिसंबर को होता है जो 1 जनवरी को है। तो अगर 14 जनवरी को है तो अगली 14 जनवरी को वही एक दिन ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जनवरी का 1 जनवरी का जो दिन होता है वही 31 दिसंबर का वो दिन होता है, ठीक है। तो अगले साल में उसी दिन चलते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। तो नॉर्मल ईयर में वही डेट पूछे तो एक दिन बढ़ता है, और लीप ईयर में वही दिन पूछे अगले वर्ष तो 2 दिन बढ़ते हैं। नॉर्मल वर्ष में 2 साल बढ़ जाएं तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, लीप ईयर में 3 दिन बढ़ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ता है। तो 15 जनवरी 2005 को बुधवार था, तो 15 जनवरी 2006 को क्या होगा? बृहस्पतिवार, ठीक है। क्या होगा? बृहस्पतिवार। अगर ये लीप ईयर होता 2005 तो 2 दिन बढ़ते, बृहस्पतिवार नहीं शुक्रवार आपका आंसर आता। तो क्या था? बुधवार था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे, गुरुवार हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 49, मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता के पिता की पुत्री, मेरे पिता के पिता दादा की पुत्री यानी पिता की बहन क्या लगेगी? बुआ। तो ऑप्शन नंबर सी बुआ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आपको आकृति दी गई है, इसमें बताना है आपको त्रिभुजों की संख्या, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। पहले सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिंगल सिंगल 8 हो गए। अब डबल डबल 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, डबल सिंगल कितने हो गए? 8, डबल कितने हो गए? 4। अब ट्रिपल कोई नहीं है, फिर 4 1 2 3 4, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया और फिर एक ये हो गया, जिसमें 4 4 त्रिभुज मिलके बन रहे हैं, यानी कि 4 मिलके बन रहे हैं। वो कितने हैं? 4। तो टोटल कितने हो गए? 8 4 12 और 4 16। तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे आपके? 16। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। त्रिभुज पूछ रहा है तो पहले सिंगल सिंगल त्रिभुज देखेंगे, फिर जो 2 त्रिभुज बन के कोई त्रिभुज बन रहा है क्या वो देखेंगे। जैसे ये और ये त्रिभुज बन के एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसी तरह डबल डबल के कितने हैं? 4। और इस समय 4 त्रिभुज 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज बन के एक बना रहा है, इधर बना रहा है, फिर एक ये इधर बना रहा है, उसी तरह ऊपर भी बना रहा होगा, एक ये और एक ये। तो 4 4 के 4, डबल के 4 और सिंगल के 8, तो टोटल त्रिभुज हो गए आपके 16। तो दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो इसी पैटर्न पे, इसी आधार पे आपके मेन एग्जाम पे भी आएंगे। सेम उसी लेवल के क्वेश्चन आपके लेके चल रहे हैं। मेन एग्जाम पे भी आपके 1 से 2 फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं, हम भी हर पेपर में 1 से 2 फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ रहे हैं। इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो डेली आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा और फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले की एप्लीकेशन से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।